तो सबसे पहली चीज इसमें रिवेट्स कैसा होता है वो देख लो। तो कील तो सबने देखी होगी ना, जो कीले होते हैं, नहीं देखी तो कहीं दिख जाएगी आपको, यहीं पर भी है ना, ठीक है। आजकल तो स्क्रू फॉर्म में आती है, ठीक है। आजकल वो स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह यूज ना करके वो जो मशीन होती है उसी से जो है, ड्रिल मशीन उसी से जो है वो इंसर्ट करवा देते हैं अंदर, ठीक है। वैसे जो कील होती है उसमें आपने देखा होगा उसका एक तो हेड होता है ना। हेड के अलावा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो मेंबर होता है आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं इस तरीके से तो हेड होगा, और हेड के अलावा इस तरीके से ये मेंबर होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको रिवेट कहते हैं, ठीक है। नोट कर लो, रिवेट। तो रिवेट में बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हेड ऑफ द रिवेट कहते हैं, ठीक है। दिस इज द हेड ऑफ द रिवेट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द शैंक और द बॉडी ऑफ द रिवेट, ठीक है। और नीचे से ये निकुला होता है, थोड़ा सा पैना होता है ना। तो ये क्या है? दिस इज द टेल ऑफ द रिवेट, है ना। तो हेड है, उसके अलावा शैंक है, शैंक मतलब उसका जो मेन बॉडी है वो, और उसके अलावा नीचे से थोड़ा सा, ठीक है, पॉइंटेड होता है ताकि वो इजीली मटेरियल के अंदर इंसर्ट हो जाए, है ना। तो इस पर्पस के लिए उसको नीचे से थोड़ा सा पॉइंटेड रखा जाता है, तो इसको टेल कहते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट है इसके, हेड, उसके अलावा शैंक यानी कि बॉडी, और उसके अलावा जो इसका तीसरा पार्ट है वो है टेल ऑफ द रिवेट। बात समझ में आ गया? कील बनाई यहाँ पे, और कुछ नहीं बनाया मैंने, है ना। नोट करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस टॉपिक में, वो है द साइज ऑफ द रिवेट, ठीक है। साइज ऑफ द रिवेट, द फर्स्ट थिंग इज द साइज ऑफ द रिवेट। देखो सुनना मेरी बातों को ध्यान से। देखो रिवेट की साइज 2 तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। एक तो साइज है बिफोर रिवेटिंग, यानी कि जब रिवेट आपके हाथ में है उस समय। फिर जब आप उसको वहां स्ट्रक्चर में लगा करके, ठीक है, हैमरिंग करके उसको क्या अंदर इंसर्ट कर दोगे, तब उसकी साइज, ठीक है। तो ये है द साइज ऑफ द रिवेट बिफोर रिवेटिंग, मतलब वो अभी स्ट्रक्चर के बाहर है आपके हाथ में, तो उसकी साइज अलग कहलाती है। और उसके बाद में आप बोलोगे आफ्टर रिवेटिंग उसकी साइज चेंज हो जाती है। आफ्टर रिवेटिंग मुझे बता सकते हैं आफ्टर रिवेटिंग क्या होगा? आपने हैमरिंग की थी, यानी कि उसको दबाया था, दबाओगे तो लेंथ घटेगी, तो मटेरियल कहां जाएगा? फैलेगा, यानी कि डायमीटर बढ़ जाएगी, ठीक है। इस वाली डायमीटर को यानी कि बिफोर रिवेटिंग डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आफ्टर रिवेटिंग जो डाया होती है उसको डी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो साइज ऑफ द रिवेट है वो 2 साइज है। एक तो है द बिफोर रिवेटिंग, जो रिवेट की डाया होती है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आफ्टर रिवेटिंग डी डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन बड़ा है ये भी समझ में आ गया होगा? आफ्टर रिवेटिंग। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आप मुझे बताओ जरा, स्ट्रक्चर में जब भी आप कैलकुलेशन में यूज करोगे तो डी यूज करोगे या डी डैश? सोच के बताओ, क्योंकि स्ट्रक्चर में इंसर्ट हो चुका है वो। अब फोर्सेस कैलकुलेट करोगे तो उसकी डाया वो है ही नहीं जो आपके हाथ में थी। जब आपके हाथ में वो रिवेट था तब वो कोई फोर्सेस वगैरह थोड़ी ना ले रहा था। फोर्सेस तो कब लेगा? जब वो अंदर घुसेगा तब। तो जब आप कोई भी एनालिसिस करने जाओगे तो डी डैश यूज करोगे या डी यूज करोगे? ऑब्वियसली डी डैश यूज करेंगे। लेकिन हो सकता है आईएस कोड आपके हाथ वाले रिवेट के बारे में कुछ कहना चाह रहा हो, तो जब आईएस कोड आएगा तो हो सकता है वो डी के बारे में कुछ कहे, या फिर हो सकता है वो डी डैश के बारे में कुछ कहे। लेकिन जब भी डिजाइन में उतरोगे हमेशा डी डैश यूज होगा। क्यों होगा यूज? समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो बिफोर रिवेटिंग नोट कर लेना, the diameter of the rivet before riveting is a small d. The diameter of the rivet before riveting, the diameter of the rivet before riveting is a small d, and the diameter after riveting is d dash. ठीक है, and the diameter after riveting is d dash. अब नोट करें आईएस कोड, एज पर द आईएस कोड, ठीक है, एज पर द आईएस कोड, ठीक है, 800 1984 देख रहे हो आप, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कोड है ये WSM डिजाइन वाला कोड है, ठीक है, नोट कर लो। मैं बता रहा हूँ अभी सारी चीजें आने वाली है ना। अभी पहले जो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ उसको पकड़ लो, क्योंकि इन चीजों को समझने में कोई दिक्कत है नहीं कि आपके हाथ में रिवेट है, उसकी डायमीटर जो है वो बिफोर रिवेटिंग वाली है या आफ्टर रिवेटिंग वाली, नाम हम कर देंगे थोड़ी देर में, है ना। नोट करते जाओ। डी डैश जो है वो आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, 1.5 mm एक्स्ट्रा, या फिर आपका जो डी डैश होगा वो 2 mm एक्स्ट्रा होता है डी से।
तो ये कब होता है, नोट करना, दिस इज व्हेन द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज लेस देन इक्वल टू 25 mm। अगर डायमीटर ऑफ द रिवेट लेस देन इक्वल टू 25 mm है, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज लेस देन इक्वल टू 25 mm, देन 1.5 mm एक्स्ट्रा विल बी टेकन, है ना। जो होल का साइज होगा, ध्यान देना, ये वाली जो साइज होती है ना, इसको डायमीटर ऑफ होल भी कहते हैं, डाया ऑफ द होल। आप भी थोड़ा सा इसको समझ करके चलो, जिन दो चीजों को जोड़ना है, मान लो उसमें 20-20 mm के होल करके लेके आया आप, और ये भी एग्जैक्टली 20 mm का है, क्या अंदर घुसाने में दिक्कत आ जाएगी? क्योंकि साइड पे एग्जैक्टली वो मैच कर जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, तो जबरदस्ती उनको इधर उधर ठोका पीटी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जाएगा तो एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस दे दोगे आप। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर 20 mm की चीज इंसर्ट करवानी है तो आप पहले ही एक्स्ट्रा लेकर के आए, और कितना एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे? 1.5 mm एक्स्ट्रा, यानी कि 21.5 mm का होल बना के लेके आएंगे, और 20 mm की चीजें जाएगी। अब जाने के बाद में लूज रहेगी तो क्या कर रहे हो, ठीक है, इसको ठोकेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये फैल करके होल की साइज के बराबर हो जाएगा। तो बिफोर रिवेटिंग जो साइज है वो तो आपकी कितनी है, स्मॉल डी है, एंड आफ्टर रिवेटिंग उसकी साइज कितनी हो जाएगी, होल की साइज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को डायमीटर ऑफ द होल भी कहते हैं, डी जो है वो डायमीटर ऑफ द होल भी कहलाता है। और अगर d लेस देन इक्वल टू 25 mm हो तो 1.5 mm एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर d ग्रेटर देन 25 mm हो तो आप 2 mm एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। क्लियर है क्या? ये नोट करते जाओ। This small d is the diameter of the rivet before riveting, और d dash जो है इसके दो नाम बता दिए अब मैंने आपको, क्या क्या बता दिए बताओ जरा। एक तो मैंने बोला इस स्मॉल d dash is the diameter of the rivet after riveting, इसी का दूसरा नाम क्या है, होल डायमीटर, और इसी का तीसरा नाम भी लिख लो, ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, ठीक है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। बाकी अभी टर्म्स आएंगी तब मैं उनके और नाम रखूंगा, है ना। नॉमिनल डाया किसको कहते हैं, इफेक्टिव डाया का मतलब क्या होता है, तो वो भी थोड़ी देर बाद आएगा, है ना, नोट करो। बिफोर रिवेटिंग द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज स्मॉल डी। पूरा स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, एक बार फिर से लिख लो अगर लिख भी लिया है तो। बिफोर रिवेटिंग द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज स्मॉल डी, एंड आफ्टर रिवेटिंग इट विल कंप्लीटली फिल द होल। Before riveting, the diameter of the rivet is small d, and after riveting, it will completely fill the hole. It will completely fill the hole. So its dia will be d dash. So its dia will be d dash. अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। देखो हमने एक यहाँ पर एक कॉलम लिया, मान लो प्लेट का ही मान लो भी, तो दो प्लेट है जिनको आप ज्वाइन कर रहे हो, है ना। सोचो जरा, दो प्लेट है जिनको ज्वाइन कर रहे हो, इनकी थिकनेसेस पता है, इनकी साइज पता है, ये पता है हमें, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना बड़ा यहाँ पे होल करके लाना है? क्योंकि कितना बड़ा होल होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा रिवेट होगा, और रिवेट का डायमीटर कौन बताएगा, ठीक है, रिवेट का डायमीटर कौन बताएगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करो, उसको कहते हैं अनविन्स फॉर्मूला, नोट करना। व्हेन द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज मोर देन 8 mm, व्हेन द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज मोर देन 8 mm, अगर आप ये जो दो मेंबर्स आप जोड़ रहे हो, अगर इन दोनों मेंबर्स की जो थिकनेस है वो 8 mm से ज्यादा है, ठीक है, इफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर इज मोर देन 8 mm, देन अनविन्स फॉर्मूला इज यूज्ड। Then Unwin's formula is used to calculate the size of the rivet. To calculate the size of the rivet. तो Unwin's formula यूज करके साइज ऑफ द रिवेट आपको मिल जाती है। तो D mm में मिलेगा, और फॉर्मूला है 6.05 अंडर रूट ऑफ T, और T को भी आपको mm में डालना है ना। सुनो, जो मैंने mm लगाया है इसका मतलब समझ गए, आपको ये mm में ही रिजल्ट देगा, और t को भी आपको mm में डालना है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यूनिट बराबर मत करना, ठीक है, यूनिट बराबर मत करना। आपको बताया ना मैंने, FM के अंदर आप लोग सीखते हुए ये वाली चीज, एक तो रेलेस फॉर्मूला था, उसके अंदर डायमेंशन एनालिसिस जब की थी, तो यूनिट बराबर कब करते हो कब नहीं करते हो, है ना। तो ये कोई डिराइव फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एज इट इज यूज करेंगे। तो ये भी mm में डालना है, ये भी आपको mm में डालना है ना।
अगर आपने ये mm में डाला तो आपको रिजल्ट mm में मिल जाएगा। ठीक है, नोट करो। अनविन्स फॉर्मूला है, कब यूज होगा? जब प्लेट की साइज मोर देन 8 mm है। ठीक है, नोट करो। वे d इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट। ऑब्वियसली बिफोर रिवेटिंग जब मैं सिर्फ d लिखूंगा तो ये अंडरस्टूड है कि दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट बिफोर रिवेटिंग, है ना? दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिवेट बिफोर रिवेटिंग एंड t इज द थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट। T is the thickness of the thicker part. थिकर पार्ट का मतलब समझ रहे हो? मान लो एक मेंबर 12 mm का है, एक मेंबर 16 mm का है, तो फिर आप धर्म संकट में पड़ोगे ना। सुनो, ये 12 mm है, ठीक है, और ये है 16 mm। तो जब आप यहाँ पे साइज ऑफ द रिवेट निकालने जाओगे तो 12 यूज करें या 16 यूज करें थिकनेस की जगह? तो इसलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ ना। तो थिकनेस कौन सी है? थिकर मेंबर की। ठीक है, नोट कर लिया? The thickness of the thicker member where the riveting is to be done, where the riveting is to be done। फिर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर 8 mm से कम हो तो फिर क्या करेंगे? तो नोट कर लो। ठीक है, when the thickness of the plate is less than 8 mm, when the thickness of the plate is less than 8 mm, अगर thickness 8 mm से कम है, ठीक है, when the thickness of the plate is less than 8 mm, then the diameter of the rivet is obtained, then the diameter of the rivet is obtained by equating the crushing strength, by equating the crushing strength, by equating the crushing strength to the shear strength of the joint, by equating the crushing strength to the shear strength of the joint, crushing strength to the shear strength of the joint। अभी आपके पास में इसका कंसेप्ट मैंने दिया नहीं है, तो अभी तो फिलहाल सीधा सीधा लिख लो इसको, है ना। तो मान लेते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ SC है, तो जो क्रशिंग एरिया होता है वो बियरिंग एरिया के बराबर लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय द डाया D, and this is equal to pi by 4 multiplied by d square multiplied by the shear strength। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को, मतलब जो उसकी क्रशिंग में स्ट्रेंथ है और जो shear में स्ट्रेंथ है लोड टर्म्स में, उन दोनों को बराबर करके यहाँ से फिर d निकाला जाता है इस इक्वेशन से। अभी इसका मैंने कंसेप्ट दिया नहीं है, अभी आप फिलहाल इक्वेशन लिख लो, जब कंसेप्ट आएगा तभी इक्वेशन और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लो, इन दो चीजों को बराबर करते हैं, क्योंकि IS कोड चल रहा है तो अभी तो लिख ही लो कंटिन्यूएशन में कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है SC मैंने इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ लिखा है, यानी कि कुछ न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर होगा, है ना। ये थिकनेस है वही, ये द साइज ऑफ द रिवेट है, और शेयरिंग के अंदर एरिया पाई बाय 4 d स्क्वायर है। तो मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको कि ये एरिया मैंने कैसे लिखा है ना। तो आगे टॉपिक आने तो फिर सीखेंगे, अभी फिलहाल इक्वेशन लिख लो आप। हेडिंग डालेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनविन्स फार्मूला कब वैलिड है, तो आपको पता है अब कि जब थिकनेस ऑफ द मेंबर कैसी है 8 mm से ज्यादा है, तब तो अनविन्स फार्मूला यूज कर लेते हो, और अगर 8 mm से कम है तो फिर अनविन्स फार्मूला यूज करके साइज नहीं निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन लगा करके साइज निकालेंगे। बात समझ आ गई? ये इक्वेशन लिखते कैसे, अभी कंसेप्ट आएंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, DMM में डलेगा, वहां पे सारा MMM के अंदर डाल देंगे सारा। हाँ, यहाँ पे तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, इस तरफ भी एरिया लिखा हुआ है, इस तरफ भी एरिया लिखा हुआ है। ये आपकी एक तरीके से क्या है, डिराइव्ड इक्वेशन है, कंसेप्ट है। तो जिस भी यूनिट में काम करोगे उस यूनिट में आंसर आ जाएगा। आप इसको रख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको रख दो न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये डायमीटर को mm में रख दो, ये mm स्क्वायर में चल रहा है, ये mm स्क्वायर में चल रहा है ना। यहाँ पर यहाँ t को mm में ही डालना है। हो mm में नहीं दे तो कन्वर्ट कर लेंगे। 1.9 वॉट ऑप्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें जैसे d है उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में दे देंगे। हाँ पूछता है तो उसमें कन्वर्ट करो, फिर उसमें हाँ ऑब्वियसली अगर 1.9 सेंटीमीटर दे दिया आपको तो 19 mm करके यूज कर लेना। अच्छा, देखेंगे फिर अगर कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा होगा तो मेरे को सेंड करना। ठीक है, मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है फिर। ठीक है, चलो अभी तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट करो, हो सकता है कन्वर्जन फैक्टर वगैरह लगा रखे हैं उन्होंने, है ना। हो सकता है अलग फॉर्मूला यूज करो, लेकिन मत यूज किया करो। इन्होंने बोला कि अगर सर mm में ना दे सेंटीमीटर में दे तो मैं ऐसा करता हूं, देखो ध्यान देना,
ये है 6.05 अंडर रूट, और टी अगर मैं सेंटीमीटर में रखता हूँ सेम फॉर्मूला कब आएगा, जब मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे अंडर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 एक बार बताना जरा कितना आ रहा है। सुनो जरा, अगर आपको सेंटीमीटर में ये दिया जाए, फॉर्मूला ये दिया आपको कि बताओ जरा ये क्या आएगा, तो 6.05 नहीं आएगा। फिर अंडर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 करो जरा, 1.9 अंडर रूट टी सेंटीमीटर। आप ये कह रहे हो क्या? हाँ ठीक है, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला तो यही है, बस कन्वर्जन करके इसने करवा लिया। तो क्वेश्चन आया जब जिस तरीके से काम कर देना। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है एमएम से सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर का डेटा है ये कब आएगा एमएम में, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर दिया तो 1 एज इट इज रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 10 mm हो गया। सेम फॉर्मूला है हमारे लिए, तो ठीक है ये कन्वर्ट हो गया 1.9 या फिर कितना 1.9 कैसे हो गया, तो ज्यादा आएगा ना 19 पॉइंट। हाँ ठीक है मैं समझ गया। हाँ इसमें इसको भी सेंटीमीटर में बोल दिया है ना, फिर ठीक। चलो जो याद है वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वो अपने पास तो आपको आप बोल दोगे कभी सर 19 यूज कर रहा था, ऑब्वियसली एमएम में चल रहा है, 19 यूज कर रहा है तो ठीक है। अगर वो बोलेंगे सेंटीमीटर में यूज कर रहा है, मीटर में कर दो, किलोमीटर में कर दो, है ना। तो ये तो कन्वर्जन चल रहे सब, टेंशन मत लिया करो इन सब चीजों की। नोट करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स, तो सब ना मत याद किया अगर ये फॉर्मूला है ना, सब फालतू की चीजें हैं, याद ही हो जाते देखते देखते, है ना। बहुत बढ़िया, चलो नोट करो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स, है ना, हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवेट्स। देखो रिवेट का जो टाइप है ना, रिवेट में क्या क्या चीजें बताई थी मैंने आपको। एक तो रिवेट में इसकी शैंक होगी यानी कि बॉडी होगी, इसके अलावा पॉइंटेड होगा, इसके अलावा ऊपर की तरफ हेड होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके के भी रिवेट होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इसको कहते हैं स्नैप हेड रिवेट, ठीक है, स्नैप हेड, नोट कर लो। अब इनकी भी साइज फिक्स होती है, जैसे यहां से यहां तक ये कितना होता है, ये होता है 1.6 टाइम्स ऑफ डाया, ठीक है, 1.6 टाइम्स ऑफ डाया। और डाया कौन सा, ये है ना स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी चल रहा है तो स्मॉल डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 1.6 टाइम्स ऑफ डाया, ये तो इतना तो चौड़ा है, और यहां से यहां तक आप इसकी डेप्थ देखोगे तो ये कितना है, दिस इज 0.7 टाइम्स ऑफ डी। इसके अलावा यहां से यहां तक पूरा लेंथ है ना, ये तो लेंथ हो गई, नोट कर लो। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि इसका हेड कैसा है, इनके अलग अलग नाम है रिवेट्स के, है ना। तो पहला मैंने एग्जांपल में बता दिया स्नैप हेड, है ना। जो बहुत ज्यादा काम आता है ना आपके काउंटर संक रिवेट, जैसे ये बोला जाता है काउंटर संक, ठीक है, काउंटर संक। काउंटर संक कैसा होता है, एक इस तरीके से आप ट्राइंगल बना लो, ठीक है, उसके अलावा यहां से कुछ इस तरीके से इसको काट लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रिवेट जो होता है ये तो मिलेगा ही नहीं फिर आपको, ठीक है। मिलेगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये जो इसकी डाया है, ठीक है, दिस इज द डाया ऑफ द रिवेट, नोट करते जाओ साथ में। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डी। इसके अलावा यहां से यहां तक जो डेप्थ होती है, दिस इज 0.29 टाइम्स ऑफ डी। तो स्टैंडर्ड रिवेट्स कुछ इस तरीके के बना दिए जाते हैं, है ना, नोट कर लो। इसको कहते हैं काउंटर संक 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये, ठीक है। ये वाला जो रिवेट होता है ये काउंटर संक रिवेट होगा, ठीक है, रिवेट 120 डिग्री। तो मान लो कोई क्वेश्चन आए और उसके अंदर आपका रिवेट से पहले कुछ नाम लिख रखा है, ज्यादा टेंशन मत लिया करो उसकी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ कि इसका हेड किस शेप में है, किस साइज का है, उसके बेसिस पर इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। डीपीपीस में मैंने दिए हुए हैं, अगर रटने हो, क्वेश्चन आया हो एग्जाम में तो रटेंगे, वरना नहीं रटेंगे, ठीक है, नोट करो। द रिवेटिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज, रिवेटिंग करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, एक है, ठीक है, हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट, ठीक है। एक आप बोल सकते हो पावर ड्रिवन फिल्ड रिवेट, है ना, पावर ड्रिवन फिल्ड रिवेट, या हैंड ड्रिवन रिवेट, है ना, नोट कर लो, हैंड ड्रिवन रिवेट। तो रिवेटिंग करने के कई सारे तरीके हैं, हैंड ड्रिवन रिवेट। इनमें डिफरेंस क्या है देखना जरा। ये मैंने बोला पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, ठीक है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, और ये है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ड्रिवन, सारे लोग ध्यान दो। जैसे यहाँ पर, जैसे ये चल रहा है ना इस जगह पर, यहाँ पर अगर आप यदि पावर का यूज कर रहे हो इसको अंदर इंसर्ट करने के लिए, यानी कि किसी मशीन का यूज कर रहे हो ताकि ये इसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाए,
तो वो पावर ड्रिवन कहलाएगा। पहली चीज तो ये। हैंड ड्रिवन में तो क्या करोगे, धीरे 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 हाथों से, ठीक है, आपने इसको इंसर्ट करवाया अंदर, ये हैंड ड्रिवन कहलाएगा। तो पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन में समझ में आ गया क्या? जैसे ये स्क्रू है, स्क्रू के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, स्क्रू ड्राइवर, और वैसे ही कस रहे हो, तो ये हैंड ड्रिवन हो जाएगा। और अगर आप वो मशीन का सहारा लेते हो, ठीक है, तो वहां पर यदि वो मशीन से कर रहे हो आप, तो फिर वो पावर ड्रिवन कहलाएगा। शॉप का मतलब है कि ये किया जा रहा है कहां पर, ठीक है, जहां पर मेंबर्स को फैब्रिकेट किया था, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, वहां नहीं जबरदस्ती एकदम जहां अफरा तफरी मची होती है। साइड पर तो हमेशा अफरा तफरी रहती है, लेबर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, करो फटाफट काम करो, ठीक है। तो मान लो मेंबर्स मैच नहीं किए तो क्या करता है, इधर से लेबर दो चार हथौड़े मारती है, ठीक है, फिर क्या करते हैं, मेंबर्स को जबरदस्ती मैच करवाते हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इन तीनों में से कहां आएगी, अगर आपको आइडिया लग रहा है तो? पावर ड्रिवन में ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू द हैंड ड्रिवन। पक्की बात है क्या? ये तो पक्का है। और शॉप में ज्यादा आएगी या फील्ड में ज्यादा आएगी? दोनों का व्यू दे ही दिया मैंने आपको। शॉप में अच्छे से एकदम एसी चल रहा है, बढ़िया, ठीक है, आराम से काम हो रहा है, ठीक है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, पीडीएस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, नोट कर लो। दिस विल बी हैविंग द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का नंबर आएगा, फिर लास्ट में जाकर के आएगा हैंड ड्रिवन रिवेट का, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में नंबर आएगा हैंड ड्रिवन का। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो स्ट्रेंथ घटती जा रही है, अगर नीचे की तरफ आओगे तो स्ट्रेंथ घटती जाएगी। रिवेटिंग करने के ये तीन तरीके हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। पावर ड्रिवन में तो ये दो थे, इसके अलावा है हैंड ड्रिवन रिवेट, है ना, नोट कर लो। द पावर ड्रिवन रिवेट विल बी हैविंग मोर स्ट्रेंथ, द पावर ड्रिवन रिवेट्स विल बी हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन द हैंड ड्रिवन। The power driven rivets will be having more strength than the power driven rivets will be having more strength than the filled rivet, and the shop rivet will be having more strength. दूसरा स्टेटमेंट है the shop rivets will be having the more strength, किसके कंपैरिजन में, hand driven in comparison to the hand driven. Sorry, shop rivets will be having more strength in comparison to the riveting done at the field, ठीक है, in comparison to the riveting done at the field। मतलब पावर को तो आपने हैंड से कंपेयर करवाया और जो शॉप है उसको फील्ड से कंपेयर करवाया, है ना। तो शॉप ड्रिवन रिवेटिंग विल बी हैविंग द मोर स्ट्रेंथ देन द फील्ड रिवेटिंग, ठीक है, देन द फील्ड रिवेटिंग। इसको भी पढ़ते हैं हम, धूम मचाने वालों को, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है। चलो नोट करना बोल्टेड जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्टेड जॉइंट्स। ये किसी तरीके का सिग्नल भी हुआ करता था हमारे जमाने में, तो है ना, कि किसी को बुलाना होता था, दोस्त को अंदर पापा मम्मी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो दोस्त का एक इंडिकेशन हुआ करता था, जब आवाज आए इस तरीके की, आ जाना चुपचाप, ठीक है। नोट करो बोल्टेड जॉइंट्स, बोल्टेड जॉइंट्स, नोट करना बोल्टेड जॉइंट्स। मैंने बोल्टेड के बारे में क्या बताया, जब वाइब्रेशंस होते हैं तब यूज करते हैं, जब वाइब्रेशन नहीं होते तब यूज करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए, तो नोट कर लो। दिस इज यूज्ड व्हेन द स्ट्रक्चर इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वाइब्रेशनल लोडिंग। बोल्टेड जॉइंट तब यूज करते हैं जब वाइब्रेशन ना हो, ठीक है। तो बोल्टेड जॉइंट्स आर यूज्ड when the structure is not subjected to the vibration loading, when the structure is not subjected to the vibration loading। इसमें बस मेरा जो पर्पस है ना, आपको सिर्फ दिखाने का ये है कि ये किस तरीके का होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी बोल्ट वगैरह को देखोगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसा देखा है क्या आपने, ठीक है। और यहाँ पर थ्रेड्स देखिए कि इस तरीके से कुछ थ्रेड्स होते हैं, रिवेट्स में ऐसा नहीं था, ठीक है, यहाँ थ्रेड था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसको भी कस देते हो इस जगह पर, कुछ ऐसा देखते हैं क्या। इसमें से नट कौन है, दिस इज द नट, है ना, और ये क्या है, ये बोल्ट है, ठीक है, नोट करना। तो नट एंड बोल्ट, अच्छा नट तो ये वाला होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, दिस इज द बोल्ट एंड दिस इज द नट, ठीक है, नोट कर लो। तो नट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। जहां पर भी जिन मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो मेंबर्स कुछ ऐसे आप बना लोगे यहाँ पर, जैसे ये आपने बना लिया, ये आपका एक मेंबर तो इस तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ से जा रहा है,
दिस इज द मेंबर, और दूसरा मेंबर हो सकता है आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो जरा, दोनों मेंबर ज्वाइन कर दिए कि आपने इस तरीके से। अगर दो मेंबर्स आ रहे थे कुछ इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे, इनको ज्वाइन करने के लिए आपने कॉमन नट एंड बोल्ट कॉम्बिनेशन का यूज कर लिया, ठीक है, और ये ज्वाइन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नाम यदि रखने हो आपको, तो ये वाला जो अनथ्रेडेड वाला पोर्शन था ये शैंक कहलाता है, जो कैसा था, अनथ्रेडेड था। ठीक है, इसको दोबारा भी देखेंगे जब हम एलिसिन थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं और से। ठीक है, नोट करना, ये वाला आपका थ्रेडेड पोर्शन है। आपको नजर आ रहा है कि थ्रेडेड पोर्शन के अंदर थोड़ी सी एरिया कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बनाना पड़ा ना, उसका थ्रेड्स बनाने के चक्कर में जो एरिया है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एरिया ऑफ द शैंक को एस बोल रहे हो, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये नेट एरिया है ना, ये हो जाता है 0.78 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द शैंक। ये बताऊंगा मैं दोबारा जब हम एलएसएम पढ़ेंगे तब, है ना। अभी फिलहाल इस बात पर फोकस मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वाली जो चीज है इसको क्या कहते हैं? दिस इज द हेड ऑफ द बोल्ट। ठीक है, बोल्ट का ये हेड है। ठीक है, इसके अलावा ये शैंक वाली चीज है आपकी। ठीक है, नोट कर लो, ये वाली जो लेंथ है ये ग्रिप लेंथ कहलाती है, यहां से यहां तक, दिस इज द ग्रिप लेंथ। ठीक है, बाकी इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको जब आएगा तो। नोट करो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवेट्स एंड बोल्ट्स इन द ड्राइंग है, इसका नाम है, ठीक है, द टिपिकल बोल्ट। इट्स अ टिपिकल बोल्ट। होता है ब्लैक बोल्ट वगैरह होते हैं, सारी थ्योरी वाली चीजें हैं। मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सीधा सीधा याद ही करना पड़ेगा, याद कर लेंगे आप लोग, है ना। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा आपको, आने दो ये टॉपिक, अभी मिक्स मत करो, है ना, अभी मैंने बताया ही नहीं। तो ये पूछ रहा है कि सर जो डायामीटर वगैरह दी जाती है या रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो सेम रहता है जैसे रिवेट्स में किया है, डिफरेंट है? तो मैं एलएसएम के अंदर पढ़ाऊंगा इसको। अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही बस लिख दिया है कि बोल्ट होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्योंकि मैंने रिवेट्स को दिखाया था, मैंने बोल्ट को भी दिखा दिया एक साथ, है ना। बाकी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हम देखेंगे, टॉपिक आएगा पूरा, है ना। नोट करो, नेक्स्ट लिखो आप। तो ये तो सारी हमारी बात हो गई, ठीक है, कि बोल्ट और रिवेट्स होता क्या है, छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की है, बिल्कुल बेसिक। अब हम बात कर लेते हैं कि ड्राइंग्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो नोट करो, हाउ द बोल्ट्स एंड द रिवेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग। ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पता तो चला आपको कि ड्राइंग में कि भाई ये बोल्ट है या ये रिवेट है ना, पता कैसे लगेगा? तो उसके लिए नोट कर लो। अब सारे लोग ध्यान से चीजों को समझना भी है ना, कुछ चीजें समझने की भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सुनो, मेरे पास में कुछ देना, जरा किसी का कैलकुलेटर हो देना। देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये दो मेंबर्स लिए और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इनको, आपको क्या नजर आ रहा है? जो आपको नजर आ रहा है वो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, है ना। जो आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? एक तो आपको नजर आ रहा है इधर से एक मेंबर जा रहा है, इधर से, ठीक है, और भी लंबा मान लो इसको इधर, है ना। और एक मेंबर जा रहा है इसके नीचे से, है ना, एक मेंबर जा रहा है इसके नीचे से, कुछ इस तरीके से मेंबर्स गए। अगर इन दोनों को ज्वाइन करना हो तो क्या करें? रिवेट्स या बोल्ट यहाँ लगा देंगे। तो मान लेते हैं आपने यहाँ लगा दिया, सोचो जरा, इमेजिन करो, मैंने यहाँ पर एक रिवेट और बोल्ट लगा दिया इधर, और इसी लाइन में और भी है, 1 2 3 है इस लाइन के अंदर, लेकिन आपको दिखेगा कितना? सिर्फ एक दिखेगा सामने से, है ना। वैसे है कितने? 1 2 और 3 है मान लो। तो यहाँ पर अगर इसका मैं साइड व्यू बताऊं तो साइड व्यू तो आपका ये है ना, लेकिन अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू कैसा नजर आएगा? अगर इसका टॉप व्यू देखे, और मैंने बोला था आपसे कि 3 बनाऊंगा मैं, है ना। तो ध्यान दो, ये वाली जो एज है, ये वाली एज मुझे ऊपर से क्लियर कट नजर आएगी, जब मैं ऊपर से देखने जाऊंगा इसको, ठीक है, ऐसे ही था, तो ये वाली एज मुझे नजर आएगी आराम से। लेकिन इसकी एज नजर आ रही है क्या? मैं जब ऊपर से देख रहा हूँ, तो इस वाली एज को बनाते तो है लेकिन डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली एज जो नजर नहीं आ रही, जो नीचे थी, इसको जब यहाँ दिखाओगे तो यहाँ डॉटेड दिखाना, है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये चल रहा है ना। तो ये वाली जो एज थी जो मुझे वाकई में ऊपर से देखने पर नजर आई, वो कहाँ है? वो ये वाली एज नजर आ रही है, तो ये तो सॉलिड है। ये वाली एज मुझे पता तो है कि एज है, क्योंकि मेंबर कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, ठीक है, वो यहाँ खत्म हो रहा है और ये इस तरीके से डॉटेड होगा, और इसके बाद में इसको कंटिन्यूएशन में ऐसे दिखा दोगे। फिर मैंने क्या बोला था? इस रिवेट लोकेशन पर मेरे पास में रिवेट्स कितने हैं इस जगह पर? 3, और 3 रिवेट कैसे नजर आएंगे? सर्किल नजर आएगा क्या? सामने से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा जैसे मैंने दिखाया है ड्राइंग के अंदर,
और यदि मैं ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू देखूंगा तो सर्किल नजर आएगा, ठीक है। तो टॉप व्यू देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, 1 2 और ये 3 कुछ इस तरीके का है, तो पूरा ये समझ में आएगा व्यू, ठीक है। नोट कर लो, देखेंगे एक बार, अभी के लिए तो ले लो। तो एक जनरल आइडिया दिया है मैंने कि लाइंस वगैरह कैसे बनाई जाती है। तो ये वाली लाइन तो हमारी सॉलिड बनेगी और ये वाली जो लाइन हमारी बनेगी वो डॉटेड बनेगी, है ना। तो जब भी आप ड्राइंग्स वगैरह के अंदर दिखाओगे इनको तो कुछ इस तरीके से ये चीजें नजर आएगी। तो कौन ऊपर है कौन नीचे है साइड पर अगर बताना हो, ठीक है, तो वो आप ड्राइंग्स के अंदर देख करके जज कर पाओगे। चीजें क्लियर होती जा रही है, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं ज्यादा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली पूरी स्टील अच्छे से, ठीक है। तो साइड व्यू देखा, इसका टॉप व्यू देखा, कुछ ऐसा नजर आया। तो रिवेट्स को जनरली कैसे शो किया जाता है, एक टेबल नोट करेंगे हम, रिवेट्स इन जनरल, रिवेट्स इन जनरल, जनरली रिवेट्स को कैसे शो किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग्स के अंदर, ड्राइंग्स के अंदर एक तो प्लान व्यू बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये था, इसको कहते हैं प्लान व्यू, टॉप व्यू बोल दो या फिर प्लान व्यू और द प्लान व्यू। और ये है इसका सेक्शन व्यू, तो आपने यहाँ पर इसको साइड व्यू बोल दो या फिर आप बोल दो सेक्शन व्यू, ठीक है। तो जब प्लान व्यू देखोगे और जब सेक्शन व्यू देखोगे तो ड्राइंग्स में कैसा नजर आता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पता कैसे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पता ऐसे लगेगा, जैसे मान लो ये है, इसके बाद में एक सॉलिड लाइन, ये डॉटेड लाइन। तो डॉटेड आ रही है मतलब टॉप में ये वाला मेंबर इधर से स्टार्ट होगा, टॉप वाला तो उधर की तरफ जा रहा है, और इधर ये डॉटेड नजर आ रहा है, इसका मतलब इधर वाला जो मेंबर है वो नीचे से आ रहा है, इस जगह से। समझ में आ गई बात। और बीच में जब रिवेट को दिखाते हैं तो प्लस साइन करके दिखाते हैं। अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो रिवेट है, वहां पे बोल्ट नहीं है, क्या है, रिवेट है, अगर प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है। नोट करते जाओ, प्लस साइन रिवेट को बताता है। और अगर आप इसको इसी चीज को यदि आप सेक्शन में बताओगे तो आप लोग बता सकते हैं कि ध्यान से देखो जरा, ये वाला तो नीचे वाला डॉटेड वाला तो, और ये ऊपर वाला सॉलिड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये इधर बनेगा। सही बनाया क्या मैंने, आप लोग देख करके बताओ, ठीक है, करेक्ट है। नोट करते जाओ। और यहाँ पर रिवेट दिखाया जाएगा इस तरीके से, है ना। सेक्शन में जब दिखाओगे तो रिवेट दिखाया जाएगा इस तरीके से। तो जनरली जब रिवेट को ड्राइंग्स में शो किया जाता है तो कुछ ऐसे शो किया जाता है। बीच में से मत दिखाना, बीच में से दिखेगा भी नहीं वो आपको, क्योंकि यहाँ दिखाते समय मैं होल करके इसको अंदर नहीं घुसा पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से दिखाया तो आपको पूरा दिख रहा था, लेकिन दिखेगा कैसे, ऊपर का कुछ पार्ट नीचे का कुछ पार्ट, तो बस यही दिखेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नोट करो। तो पहला तो ये हो गया कि रिवेट्स को जनरली शो कैसे किया जाता है ना। इसी के अलावा ये तो जनरल रिवेट हो गया, है ना। नोट करते जाओ साथ में, रिवेट्स काउंटर संक ऑन द बैक साइड, काउंटर संक ऑन द बैक साइड, ठीक है। बैक साइड में अगर काउंटर संक है तो कैसा दिखता है, बैक साइड में यानी पीछे की तरफ, ठीक है, काउंटर संक है। तो अगर इसको दिखाना हो, ठीक है, फिर से डॉटेड लाइन, यहाँ पर फिर से प्लस बनाओगे और प्लस बनाने के बाद में इसको कुछ ऐसा दिखा दोगे। अभी दिखाया था मैंने आपको काउंटर संक रिवेट कैसा दिखता है ना। तो ड्राइंग्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, प्लस दिखाया हुआ है इसका मतलब रिवेट है, और काउंटर संक के नीचे से दिखाया हुआ है मतलब बैक साइड में काउंटर संक है, ठीक है। इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अगर आप इसको सेक्शन व्यू में दिखाओगे तो सेक्शन व्यू में भी आपका रिवेट जो होगा बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, बस ये नीचे वाली साइड से काउंटर संक दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से काउंटर संक दिखा रहे हैं। नोट कर लो। तो ये रिवेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए। तो एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा बोल्ट देख लेते हैं कि बोल्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बोल्ट यदि आप जनरली यदि किसी बोल्ट को देखोगे, है ना, तो बोल्ट को यदि जनरली देखोगे तो रिवेट को तो किया था प्लस साइन के साथ, बोल्ट को किया जाता है स्टार एस्ट्रिक साइन के साथ, है ना, एस्ट्रिक साइन के साथ में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कर लो। तो ये बोल्ट को दिखाने का तरीका है। सॉलिड लाइन, ठीक है, इस वाले में सॉलिड लाइन इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये वाले मेंबर की फिर डॉटेड लाइन दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट होगा, और इसके अंदर जब आप नट और बोल्ट यहाँ पर लगाओगे तो दो एरो यदि दिख रही है तो वो बेसिकली नट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नोट कर लो। जब दो एरोज नजर आती है तो उस साइड में तो नट लगा हुआ है, बात समझ में आ रहा है। बेसिकली ये ऐसा होगा, ठीक है, दिस विल बी द नट हियर एंड बोल्ट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, नट डाला उधर से बोल्ट लगा दिया, ठीक है। नोट करो।
अगर काउंटर संक ऑन द बैक साइड होगा तो इसी एस्ट्रिक के अंदर यही इस तरीके से राउंडेड दिखा देंगे, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जा सकता है। नोट कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे भी नहीं आपको। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ना। मोटा मोटा आइडिया रखो ताकि हम कभी स्टील डिजाइन की अगर कोई ड्राइंग वगैरह उठाए तो हमें रीड करना तो आए, ठीक है, बस इस पर्पज के लिए मैंने दिखाया है। अब नेक्स्ट लिखेंगे टाइप ऑफ द रिवेटेड एंड द बोल्टेड जॉइंट्स। अगर नोट नहीं किया तो पहले तो ये टेबल नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दिखेगी नहीं लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसको तो मैंने ऐसे दिखा दिया था कि भाई ऐसे लाइंस आपको मिलती है तो क्यों, ठीक है, तो इसका कारण ये रहा हुआ उनके दिमाग में। अब उसमें ऐसा दिखाया तो इसमें कुछ तो चेंज करें, तो इन्होंने फिर पूरी दिखा दी, ठीक है, तो वो भी एक मतलब बिल्कुल एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ पूरा दिखा रखा है, तो ठीक है, हाँ ये बोल्ट है ये नट है ना। नेक्स्ट आप नोट करो, द टाइप्स ऑफ रिवेटेड एंड द बोल्टेड जॉइंट। जॉइंट्स की टाइप क्या क्या है ना, जॉइंट्स की टाइप क्या क्या है। अभी मैंने आपको दो मेंबर्स को दिखाया था, है ना, फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखो। नोट नहीं किया कि सब लोगों ने कर लिया नोट? देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको मेंबर्स को ऐसे दिखाया था, एक तो जॉइंट बनता है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर रिवेटिंग कर दो, वेल्डिंग कर दो। अगर वेल्डिंग करनी होगी तो कैसे करेगा, कोई आदमी अगर वेल्डिंग करना चाहता है तो कैसे करेगा, यहाँ वेल्डिंग कर देगा, ठीक है, इस जगह पर वेल्डिंग कर देगा, यहाँ पर नीचे वेल्डिंग कर देगा, यहाँ साइड में वेल्डिंग कर देगा अगर जरूरत पड़ रही है तो इस तरीके से वेल्डिंग कर दी जाएगी अगर वेल्डिंग करता है तो। उसके अलावा अगर हमें रिवेटिंग या बोल्टिंग करनी है तो जैसे एक लाइन ऑफ रिवेट इधर दे दो जो आपको सामने से नजर आ रही है, इधर से वन लाइन ऑफ रिवेट, उसके अलावा सेकंड लाइन ऑफ रिवेट, थर्ड लाइन ऑफ रिवेट, ऐसे रिवेट्स या बोल्टिंग आप कर सकते हैं, है ना। ये जो जॉइंट देने का तरीका है ये लैप जॉइंट कहलाता है। लैपिंग हो रही है ना, मेंबर्स की लैपिंग हो रही है, तो ये लैप जॉइंट कहलाता है। अगर हम मेंबर्स की लैपिंग ना करें, पकड़ना जरा इनको, अगर हम मेंबर्स की लैपिंग ना करें तो हमने मेंबर्स को आमने सामने रख दिया, बिल्कुल भी लैपिंग हुआ है? लैपिंग नहीं हुआ, है ना। अब इसके बाद में अगर इनको ज्वाइन करना है तो बताओ जरा कैसे ज्वाइन करें। अगर यहाँ रिवेट या बोल्ट देते कोई फायदा होगा क्या? जुड़ेगा ही नहीं। और आप सोच रहे हो सर ऐसे दे देते तिरछे में, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा। क्या करते हैं फिर उसके लिए, यहाँ पर एक मेंबर रखा, ठीक है, उसके बाद में उस मेंबर के थ्रू यहाँ पर रिवेटिंग या बोल्टिंग कर दी, ठीक है। और ये अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक ही साइड में कवर प्लेट लगा रहे हो तो ये सिंगल कवर प्लेट कहलाता है, ठीक है। और अगर मान लो वर्किंग स्पेस मिल पा रही है, नीचे भी कवर प्लेट लगा पा रहे हो तो नीचे भी लगा दो, तो डबल कवर प्लेट बट जॉइंट कहलाता है। वर्किंग स्पेस का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे मान लो मैं इन दो मेंबर्स को यदि यहाँ कनेक्ट कर रहा होता तो नीचे मेरे पास जगह नहीं है काम करने के लिए। सोचो जरा, अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ इन दो मेंबर्स को तो मेरे पास में नीचे जगह है क्या कि जहां पर मैं प्लेट लगा पाऊं? तो कभी सिंगल प्लेट लगाते हैं, कभी डबल प्लेट लगाते हैं, है ना, इनको कहते हैं कवर प्लेट। और जो जॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं ये कहलाता है बट जॉइंट, ठीक है। तो दो तरीके के जॉइंट आते हैं, एक तो लैप जॉइंट जिसमें वाकई में लैपिंग होगी और एक है बट जॉइंट, है ना, नोट करो। तो एक तो हो गया लैप जॉइंट, है ना, मैं दिखाता जाता हूँ चीजों को और कुछ कंसेप्ट्स आएंगे, ध्यान से समझना है ना। तो लैप जॉइंट कैसा होता है, ठीक है, अभी भी मैंने दिखाया है। तो लेट्स से कि दिस इज द लैप जॉइंट, है ना, जिसके अंदर मेंबर्स की लैपिंग होगी, ठीक है, दिस इज द लैप जॉइंट। मान लो इस मेंबर के अंदर फोर्स है P, बताओ जरा इस मेंबर में कितना फोर्स आएगा? ऑब्वियसली P आएगा। अगर मान लो यहाँ 100 किलोन्यूटन लग रहा है, यहाँ 50 लग रहा है, तो 100 वालों खींच के ले जाएगा इसको। तो जब भी आप स्ट्रक्चर पे लगाओगे फोर्स इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर P लोड यहाँ लग रहा है तो P लोड यहाँ लगेगा क्या? और ये लोड कहाँ लगेंगे बताओ जरा, इनके रेस्पेक्टिव CG पे लग जाएंगे क्या? इस मेंबर का जहां CG होगा, CG कहां पर होगा? बीचों बीच, जैसे प्लेट है तो प्लेट के बीचों बीच CG होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लग जाएगी इस जगह पर, ठीक है, ये बीचों बीच हो गया, ये यहाँ पर भी बीचों बीच हो गया। मुझे बताना जरा इन दोनों लोड के बीच में इसेंट्रिसिटी है क्या? तो इसेंट्रिसिटी है और ये दोनों लोड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या एक फोर्स कपल कहलाता है क्या? फोर्स कपल की खास बात यही होती है कि लोड के मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन। जब भी लोड अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जैसे ये लोड इधर लग रहा है, ये लोड इधर लग रहा है और इनके बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो क्या देता है? ये मोमेंट देता है। जैसे मान लो फोर्स F है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, ये फोर्स भी F है, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्ट करते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस x होती है, तो कितना मोमेंट यहाँ जनरेट हो रहा होता है? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप x की जगह अगर e बोलना चाहो तो e बोल दो, जनरली इसेंट्रिसिटी के लिए e यूज करते हैं तो F इंटू ई,
बात समझ में आ गई? तो यहां पर मुझे बताना लेफ्ट जॉइंट के अंदर क्या इसेंट्रिसिटी आएगी? क्या लेफ्ट जॉइंट के अंदर इसेंट्रिसिटी आएगी? ठीक है, लेफ्ट जॉइंट के अंदर इसेंट्रिसिटी आएगी। क्या जरूरी है हमेशा आएगी? क्या जरूरी है हमेशा आएगी लेफ्ट जॉइंट के अंदर इसेंट्रिसिटी? पक्का? चलो, लेफ्ट जॉइंट में इसेंट्रिसिटी हमेशा आएगी क्या? आपके जवाब क्या बन रहे हैं? हाँ आएगी, मैं दिखाता हूं। ठीक है, और आप बताना लेफ्ट जॉइंट है या नहीं है ना। सारे लोग ध्यान से देखो, यहां पर एक लोड लग रहा है, मान लो इधर ये पी लग रहा है, और मान लो एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है। अब मुझे बताओ जरा, ये मैंने रिवेट या बोल्ट लगा दिया यहाँ पर, ये जो है आपके पास में कितना लोड लेगा? मान लो सिमेट्रिसिटी रखी है मैंने, अब बताओ जरा, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी है या नहीं है? इसेंट्रिसिटी है या नहीं है? इसेंट्रिसिटी तो है ना। सुनो, इसेंट्रिसिटी अगर पार्ट बाय पार्ट देखोगे तो है, लेकिन इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। कैसे? मैं दिखाता हूं। सारे लोग देखो, ये p/2 लगा इधर, इस डायरेक्शन में p/2 लगा, और यहाँ पे जो p लग रहा है ना, इसको भी आप दो तरीके से समझो कि ये p/2 प्लस p/2 लग रहा है। यस और नो? p/2 प्लस p/2 लग रहा है। ये वाला जो ऊपर वाला जो लोड है, ये किधर मूवमेंट देगा? ऐसे मूवमेंट देगा, p/2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूवमेंट देगा। और ये वाला जो p/2 के साथ में ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके साथ जो मूवमेंट आएगा, ये ऐसे देगा। तो जितना मूवमेंट इसने दिया, इसने मूवमेंट कितना दिया? p/2 मल्टीप्लाइड बाई e। इसने भी कितना मूवमेंट दिया? p/2 मल्टीप्लाइड बाई e। टोटल मूवमेंट कितना हो गया? 0। इस पूरे अरेंजमेंट का टोटल मूवमेंट 0 है, तो क्या ये सेंट्रिक कनेक्शन है या नहीं है? बात समझ में आ गया? तो लेफ्ट जॉइंट में जरूरी नहीं है कि सेंट्रिसिटी आए, ये भी लेफ्ट जॉइंट है। जब जब भी लैपिंग होगी, ठीक है, मेंबर्स के बीच में, वो लेफ्ट जॉइंट कहलाएगा। तो जरूरी नहीं है सेंट्रिसिटी है ना। चलो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट्स हैं, है ना। इन सब चीजों को समझ के चलना। गेट में इतने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अभी अभी आपके सामने आ जाएगा ना गेट में। क्या आपके तो JEN में भी देखना शुरू हो गए अब तो क्वेश्चंस, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको किन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला व्यू जरूरी होगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। फोर्स इक्विलिब्रियम को देखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो लेफ्ट जॉइंट के मैंने आपको एग्जांपल दी, एग्जांपल समझ में आ गया क्या? ये जो बीच में मैंने लगाया है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज द रिवेट, है ना। दिस इज द रिवेट। ऐसे करके बना दो इसको। डायग्राम वायग्राम कंप्लीट कर लेना। ये जो मोमेंट्स बताया है मैंने, फोर्स कपल किसको कहते हैं? वो फोर्स जो कि अपोजिट नेचर के हैं, किसी न किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो वो एक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये मूवमेंट फोर्स कपल कहलाता है। ठीक है, तो दैट मूवमेंट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई। हटा दोगे इनको, इस वाले को, ध्यान दो। फोर्स कपल और मूवमेंट, तो फोर्स कपल ही बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मूवमेंट तो कैसे भी लग सकता है, लेकिन जो लगने का कारण है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वाला है, तो फोर्स कपल विल बी बेटर, है ना। चलो ध्यान दो। लेफ्ट जॉइंट समझ में आ गया क्या? अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बट जॉइंट, है ना। तो बट जॉइंट कैसा दिखता है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जिन मेन मेंबर्स को आपको ज्वाइन करना है उनको आमने सामने लाओ, ओवरलैप मत करवाओ, आमने सामने लाओ। ठीक है, तो ये दो मेंबर्स क्या फिजिकली कांटेक्ट में रहेंगे? आप बोल दोगे नहीं, एक तरीके से कांटेक्ट में ही नहीं है दोनों मेंबर्स, है ना, आमने सामने थे। फिर इनको ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करने का तरीका क्या होगा? कोई और लेकर के आओ जिनके सहारे ये ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज आपने जोड़ी है ये क्या कहलाती है? ये कवर प्लेट कहलाती है। ठीक है, तो सारे लोग एक कवर प्लेट दिखा दोगे, ऐसा करो। ठीक है, एक कवर प्लेट के साथ इस ज्वाइन को दिखा दो। तो इस वाले ज्वाइन को क्या कहेंगे? दिस इज द बट ज्वाइंट विद द सिंगल कवर। ठीक है, दिस इज द बट ज्वाइंट विद सिंगल कवर। ठीक है, ये बट ज्वाइंट है सिंगल कवर के साथ। ठीक है, दिस इज द बट ज्वाइंट विद द सिंगल कवर। मुझे बताना जरा, बट ज्वाइंट के अंदर सिंगल कवर में अगर यूज करेंगे तो क्या वहां पर इसेंट्रिसिटी आएगी या नहीं आएगी? सोचो जरा, इसेंट्रिसिटी के कारण मूवमेंट आएंगे या नहीं आएंगे? टोटल मूवमेंट। और यहां अगर हम फोर्सेस को देखेंगे तो फोर्सेस किस तरीके से बैलेंस होंगे, है ना। सारे लोग ध्यान देना। अगर हम फोर्सेस देखना चाहें यहाँ पे कि फोर्सेस कैसे बैलेंस हो रहे हैं, सारे लोग ध्यान दो। यहाँ पे आपने सेक्शन यहाँ कट किया, सोचो जरा, सेक्शन यहाँ कट किया। इस मेंबर में फोर्स कितना था? P। ये दोनों तो जुड़ नहीं रहे एक दूसरे से,
तो इस पी को किसने बैलेंस किया होगा? इस पी को इसने कवर प्लेट ने बैलेंस किया होगा। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ इन पे नजर रखो अभी आप कि मैंने इसको यहां से काट के इसको तो छोड़ो। तो यहाँ पे अगर इस मेंबर में पी फोर्स आ रहा था तो वो पी फोर्स कहाँ आया? वो इस जगह पर आया। ठीक है, ये बैलेंस हुए। अब इन दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी है क्या? इसेंट्रिसिटी है, तो इसेंट्रिक मूवमेंट आएंगे, है ना? तो यहाँ पर इसेंट्रिक मूवमेंट्स आएंगे। अब देखना जरा, अगर मैं इस तरफ का इक्विलिब्रियम अगर दिखाऊं मैं आपको, अगर इस तरफ का इक्विलिब्रियम दिखाऊं तो ये मेरी कवर प्लेट है, यहाँ खत्म हो गई। ये मेरा मेन मेंबर आगे चल रहा है, यहाँ पर पी आया। देखो अगर ये पी इस तरफ था तो कौन सा वाला फोर्स था? ये इस कवर प्लेट में टेंशन वाला फोर्स है, खींचने वाला। तो ये वाले सेक्शन में भी इधर फोर्स लग जाएगा, तो पी फोर्स यहाँ पर लगा। इन दोनों के बीच में इसेंट्रिसिटी चल रही है। तो इस तरीके से आप इनका इक्विलिब्रियम देख सकते हो, है ना? तो अगर आप दोनों का इक्विलिब्रियम अगर एक साथ देखना चाहो तो आप इनको कुछ ऐसे बोल दोगे कि आपका जो मेंबर था वो कुछ इस तरीके का था, यहाँ पर लोड पी लगा हुआ था, इस जगह पर जो कवर प्लेट थी उसने लोड ट्रांसफर किया, ये वाला लोड इसके थ्रू उस मेंबर के अंदर ट्रांसफर हुआ। बहुत समझ आई? ठीक है, नोट करो, फिगर बनाओ। एंड दिस इज ऑल्सो द इसेंट्रिक कनेक्शन, है ना? तो कहाँ कहाँ इसेंट्रिसिटी देखी है आपने? यहाँ इसेंट्रिसिटी है, यहाँ इस वाले में इसेंट्रिसिटी है, और यहाँ पर देखोगे इस पूरे कनेक्शन में इसेंट्रिसिटी नहीं है। इस वाले में इसेंट्रिसिटी के कारण यहाँ पर मूवमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस करने वाली इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, यहाँ इसेंट्रिक कनेक्शन है, यहाँ इसेंट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, इन तीनों में से अगर डिजाइन करना हो, बेस्ट डिजाइन कौन सी होगी अगर करनी हो तो? ये तीन ही ऑप्शन है मान लो। तो हमेशा नॉन इसेंट्रिक कनेक्शंस बनाए जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि जो भी लोड लगे वो एक दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन पर आ जाए। ठीक है, जो भी लोड लगे, तो ये दोनों जो P/2 लोड लगे थे, ये बेसिकली इनका अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखोगे रिजल्टेंट, तो वो यहाँ लग रहा होगा। तो ये वाले मेंबर के अंदर जो P फोर्स लग रहा है और इन दोनों का मिलाकर के जो P फोर्स लग रहा है, दोनों सेम लाइन में आ गए। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि मेंबर्स के बीच में कोई इसेंट्रिसिटी ना हो। ठीक है, लोड लेते समय नोट कर लो, कोशिश ये की जाती है। तो अगर आपको बताना हो कि इन तीनों में से बेस्ट डिजाइन कौन सी, अगर सिर्फ ये बताना हो तो आप आंसर फिर इस पे टिक लगाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, नोट करो। कुछ नाम और बता देता हूँ, है ना? जैसे अगर मान लो, एक तो ये आपने लैप जॉइंट बनाया था, एक लैप जॉइंट और दिखा रहा हूं मैं, सारे लोग ध्यान से देखो। इस लैप जॉइंट का नाम क्या होगा? नाम रखना शुरू करते हैं ना। एक रो ऑफ रिवेट यहाँ पर है, ठीक है, और एक रो ऑफ रिवेट यहाँ पर है। आपको सामने से ये रो ऑफ रिवेट नजर आ रही होगी, सिर्फ दो रिवेट्स नजर आ रहे हैं। ऊपर से देखोगे तो हो सकता है इस लाइन में और भी हो, इस लाइन में और भी हो, है ना? तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? डेफिनेटली लैप जॉइंट तो ये है ही, ठीक है, डेफिनेटली लैप जॉइंट तो ये भी है और लैप जॉइंट तो ये भी है। दिस इज सिंगल रो लैप जॉइंट, है ना? सिंगल रो लैप जॉइंट है, ये डबल रो लैप जॉइंट है ना? नोट करो, दिस इज सिंगल रो, सिंगल शियर, इसमें शियर भी सिंगल बोलते हैं ना, तो सिंगल रो एंड सिंगल शियर लैप जॉइंट, सिंगल रो एंड सिंगल शियर लैप जॉइंट। और ये क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? इसको क्या कहेंगे? नाम पूरा बताओ, देखिए इसका। दिस इज डबल रो, है ना? दिस इज द डबल रो सिंगल शियर, श्योर सिंगल शियर। ये लेकिन बताई तो है नहीं अभी तक मैंने, है ना? बताऊंगा फिर अभी। सिंगल शियर, आगे डबल रो सिंगल शियर लैप जॉइंट, है ना? इसका पूरा नाम ये है। नाम कैसे रख रहे हैं समझ में आ रहा है? अब सिंगल शियर का क्या मतलब है? ध्यान से सिंगल शियर इस शब्द को पकड़ना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शियर? दिस इज शियर, है ना? सारे लोग ध्यान दो, इमेजिन करो, अपने पेन को रोको पहले तो फिर इमेजिन कर पाएंगे, है ना? देखो, इमेजिन करो ये तो स्टील की बनी हुई है और फिर मैंने होल किए और होल करने के बाद में एक मोमबत्ती वहां पे डाल दी, फिर क्या होगा? सोचो जरा, उसकी हालत क्या होगी? फिर उस स्टील की प्लेट्स को खींचोगे तो क्या मोमबत्ती के दो टुकड़े हो जाएंगे? कैसे दो टुकड़े होंगे? सोचो जरा, क्योंकि इस वाले पार्ट में ना, इस वाले पार्ट में इधर फोर्स लग रहा है और इस वाले पार्ट में इधर फोर्स लग रहा है, तो इस मोमबत्ती पर इधर से और इधर से, इधर वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये तो इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो एक सेक्शन ऐसा, ये वाला सेक्शन इस जगह पर जो इंटरफेस है ना, उस जगह पर सेक्शन ऐसा है जहां अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, इसी को तो शियर कहते हैं। तो शियर प्लेन कितने बन रहे हैं यहाँ पर? अगर ध्यान से देखो, इस पूरे रिवेट के ऊपर जो शियर प्लेन बन रहा है वो ये है,
ये है जो कि सिंगल शेयर प्लेन यहाँ पर है ना, सिंगल शेयर प्लेन। यहाँ बता सकते हैं इस वाले में कितने बनेंगे, सोच करके बताओ। देखिए यहाँ पर आपके पास में जैसे इंटरफेस देखे तो एक दो इंटरफेस है, लेकिन अपोजिट नेचर ऑफ फोर्स देख लेना, तो यहाँ p/2 था, इधर p/2 था, अपोजिट नेचर के फोर्सेस थे, ये प्लेन आएगा। यहाँ पर इस जगह पर ये p/2 इधर था, इसका p/2 इधर था, तो ये भी अपोजिट नेचर के फोर्सेस आ रहे हैं, इसलिए शेयर आएगा। बात समझ आ गई? तो टोटल शेयर प्लेन यहाँ पर कितने हैं, 2 है ना। तो अगर इसका नाम रखना हो तो इसका नाम कोई बताएगा मुझे, जैसे एज इट इज फिगर में है, दिस इज सिंगल रो, ठीक है, सिंगल रो, डबल शेयर है क्या ये, डबल शेयर, ठीक है, लैप जॉइंट। लिख लो जरा, इनके नाम रखने आने चाहिए आपको। पहली बात तो बट जॉइंट कैसा दिखता है, ये मेन मेंबर्स है ना, मेन मेंबर्स, ये कवर प्लेट कहलाती है, दिस इज द कवर प्लेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैं ऐसे करके जो बताता हूँ ना, यानी ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, प्लेट तो यही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये आपके जो है ये मेन मेंबर्स है, ये दोनों मेन मेंबर्स हैं, दीज आर द मेन मेंबर्स। चीजें आ रही है धीरे धीरे समझ में, ठीक है। बिल्कुल बेस बना रहे हैं आज की क्लास में, हम स्टील को पढ़ने के तरीके ढूंढेंगे फिर, ठीक है। तो इनके नाम कैसे रखे जा रहे हैं ध्यान से समझते हुए चलो। मेरे हिसाब से लैप जॉइंट और बट जॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया, सिंगल रो डबल रो डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा सिंगल शेयर डबल शेयर, है ना, ये समझ में आ गया। चलो अब कुछ बातों के जवाब देंगे, ठीक है। यहां तक लिख लिया क्या आप लोग? पहचानना जरा कौन सा शेयर है कौन सा नहीं है, कितना नहीं है, ठीक है, सारी चीजों के जवाब देना। चलो यहां पर आपके पास में मान लेते हैं 2 प्लेट्स हैं ऐसे, इसमें लोड लग रहा है p/2, इसमें लोड लग रहा है p/2, ठीक है। 10-10 mm की 2 प्लेट्स हैं, यहां पर भी आपके पास में मान लेते हैं 10-10 mm की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी, ये भी 10 mm, ये भी 10 mm, ये भी 10 mm, ये भी 10 mm, ऑब्वियसली कोई भेदभाव तो किया नहीं। तो टोटल p जब इन्होंने लिया था तो p/2 था, यहाँ पर कितना है p/2, यहाँ कितना है p/2, यहाँ पर मैंने एक रिवेट डाला। अब यहाँ पर मुझे बताओ हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर। इंटरफेसेस किसको कहते हैं, इंटरफेसेस किसको कहते हैं, ठीक है। इंटरफेसेस क्या है बताओ जरा, हाउ मेनी इंटरफेसेस आर देयर, मतलब आपको कहाँ कहाँ प्लेट और ये रिवेट लाइन आपको नजर आ रही है ना। यहाँ पे 3 इंटरफेस है, लेकिन इस इंटरफेस के ऊपर लोड इधर p/2 है, नीचे भी लोड p/2 है। देखो इन दोनों प्लेट्स के अंदर p/2 था, सेम डायरेक्शन में शेयर लगता है क्या, नहीं लगता। तो इस वाले इंटरफेस पर शेयर नहीं आएगा। इस वाले इंटरफेस को ध्यान से देखो, इसके ऊपर p/2 है, इसके नीचे p/2 है, इसका मतलब क्या है, इंटरफेस पर आएगा क्या। और आपको हो सकता है शायद p/2 नजर आ रहा होगा, लेकिन वाकई में दोनों को जुड़ करके टोटल फोर्स p आ रहा है। इधर इस इंटरफेस पर इधर फोर्स p है और इस इंटरफेस पर इधर फोर्स p है ना। तो यहाँ पर आपके पास में अगर आप फोर्सेस दिखाओ इंटरफेस पर, तो इधर p दिखा देंगे, इधर p दिखा देंगे और बोल देंगे अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस से शेयर आ रहा है ना। तो यहाँ शेयर आ रहा है, यहाँ पर इधर p/2 है, इधर p/2 है, तो यहाँ शेयर नहीं होगा। इंटरफेसेस तो 3 थी, लेकिन शेयर प्लेन सिर्फ एक है। बात समझ आ गई? कौन सा जॉइंट ये है, लैप या बट? लैप जॉइंट है। कितनी रो ऑफ रिवेटिंग नजर आ रही है, सिर्फ सिंगल, तो क्या नाम होगा इसका, सिंगल रो, सिंगल शेयर, लैप जॉइंट, खत्म, लिख लो, सिंगल रो, सिंगल शेयर, लैप जॉइंट। चीजों को पढ़ना आना चाहिए, तभी हम फैक्ट्स वगैरह भी याद रख पाएंगे ना। सारी चीजें मशक्कत हम लोग क्लासेस में इसलिए करते हैं ताकि चीजें समझ में आए, और अगर चीजें समझ में आएगी तो ही फैक्ट्स याद कर पाओगे आप, ये भी श्योर है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, गेट एग्जाम में तो क्वेश्चन दे देता है वो, तो आपको रीड करना आना चाहिए कि भाई कहाँ कौन से फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, शेयर प्लेन कितने बन रहे हैं, कहीं बन रहे हैं या नहीं बन रहे। वहां तो ये फोर्सेस भी नहीं देता, आपको सब कंक्लूड खुद के हिसाब से करना पड़ता है कि भाई सेम सिमिलर टाइप की सिचुएशन से ऊपर और नीचे, तो फोर्सेस अलग अलग क्यों लेंगे, बराबर ही लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों को कंक्लूड किया जाता है ना। एक और बना देता हूँ लास्ट में, ठीक है, आप लोग बताना, देखें सारे लोग बताना जरा, इसको क्या कहेंगे आप। अब ये क्या बन गया, देखो जरा ध्यान से देखो। मेन मेंबर की पहचान,
ठीक है, कंटिन्यूस चल रहा है आगे तक, कंटिन्यूस चल रहा है, मेन मेंबर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये बट जॉइंट बन चुका है ना। तो लैप जॉइंट की जगह ये बट जॉइंट बन गया है ना। अब मुझे बताओ डबल रो बोलोगे या सिंगल रो बोलोगे? सिंगल रो। सिंगल रो क्यों बोलेंगे? डबल रो क्यों नहीं बोला आपने? डबल रो क्यों नहीं बोला? क्योंकि सारा खेल लोड का है, जो टोटल लोड आ रहा है वो P आ रहा है, और P को रजिस्ट करवाने में यहां से यहां तक ये P रजिस्ट हो रहा है, तो एक ही रो ऑफ रिवेट है, बस दो है ही नहीं। क्योंकि इधर का जो P लोड रजिस्ट होगा ना, टोटल लोड जो P लोड है वो टोटल लोड बस यहीं से रजिस्ट हो रहा है ना। तो ये सिंगल रो कहलाएगा, ये डबल रो नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड सिंगल रो, ठीक है। और सिंगल शेयर है या नहीं है? सिंगल शेयर है, बस एक ही प्लेन है, सिंगल शेयर है। अब इसका नाम ये हो जाएगा, नोट कर लो। डबल रो में और सिंगल रो में बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, वहां जब आपने इधर देखा था इस केस के अंदर और दो दो रो लगाए थे, तो पी लोड टोटल जो रजिस्ट हुआ था वो दो रो ऑफ रिवेट से रजिस्ट हुआ था। लेकिन यहाँ जो पी लोड जो टोटल लग रहा है वो सिर्फ यहाँ तक ही चला जाएगा, फिर इस मेंबर को कोई लेना देना नहीं है इसने क्या किया इसके साथ। तो रिवेट जो लोड संभाल रहा है पी लोड, वो सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ रिवेट ही संभाल रही है। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से इसको कहेंगे सिंगल रो, ठीक है। दिस विल बी सिंगल रो एंड सिंगल शेयर बट जॉइंट। बात आ गई क्या समझ में? बहुत बढ़िया। तो कई सारी चीजें हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। अब और कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखे चलते हैं। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन अपना वो आ रही है नॉमिनल डायमीटर, है ना। लिखो, जो आप बोल रहे थे ना कि स्मॉल डी डी डैश को क्या क्या नाम दिए जाते हैं, तो सारे नाम अब हम डिस्कस करेंगे ना। तो नोट करो, पहली डेफिनेशन आ रही है दैट इज द नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। तो आप समझ ही गए होंगे स्मॉल डी क्या है, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉल डी? क्या क्या नाम दे चुके हैं अब तक? एक नया नाम और दे दिया मैंने अभी अभी, जैसे ही मैंने हेडिंग लिखवाई मैंने आपको बोला नॉमिनल डाया, और इसका सिंबल मैं दे रहा हूं डी। अब तक डी का सिंबल मैंने किसको दिया था? इसको बोलते हैं द साइज ऑफ रिवेट, ठीक है, द साइज ऑफ रिवेट। अगर सिर्फ साइज ऑफ रिवेट भी लिखा हुआ है तो उसको बिफोर रिवेटिंग ही समझना, ठीक है। साइज ऑफ रिवेट या तो सिर्फ इतना बोल देगा, या फिर क्या बोलेगा? द साइज ऑफ रिवेट। अच्छा आदमी होगा तो पूरा बोलेगा द साइज ऑफ रिवेट बिफोर रिवेटिंग। रिवेटिंग करने से पहले, हथौड़ा मारने से पहले, स्ट्रक्चर में अंदर घुसाने से पहले, है ना। रिवेट की जो साइज है वो क्या है? वो स्मॉल डी है। जब स्ट्रक्चर में जाता है ये, जब ये घुसेगा तो उस टाइम पर क्या होगा? इसकी डायमीटर बढ़ेगी, और बढ़ करके किसके बराबर हो जाएगी? होल की डायमीटर के बराबर, है ना। तो साइज ऑफ द रिवेट बोल दो, या फिर साइज ऑफ रिवेट बिफोर रिवेटिंग बोल दो, या फिर इसी का नाम क्या है? नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है। नोट करो, स्मॉल डी इसका सिंबल है, नोट करना। इट इज द diameter of the shank of the rivet before riveting. It is the diameter of the shank. देखो बोल्ट में तो शेंक अलग था और थ्रेड अलग था। शेंक वाला पोर्शन था अनथ्रेडेड वाला, ठीक है। तो वहां तो डायमीटर्स में चेंज भी आते हैं, लेकिन यहां तो डायमीटर में कोई चेंज नहीं आता। शेंक एज इट इज है पूरा सेम, है ना। तो नोट कर लो, द डायमीटर ऑफ द शेंक ऑफ द रिवेट बिफोर रिवेटिंग इज कॉल्ड द नॉमिनल डाया। The diameter of the shank of the rivet before riveting is called the nominal dia. और बोल्ट के लिए किसको कहते हैं? नोट करना, फॉर द बोल्ट, रिवेट के लिए तो दोनों ही सेम थी, है ना, ऊपर और नीचे, क्योंकि थ्रेड होते ही नहीं रिवेट में, लेकिन बोल्ट में थ्रेड होते हैं। तो किसको नॉमिनल डायमीटर कहते हैं? वो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि सर अनथ्रेडेड वाले को बोलेंगे या थ्रेडेड वाले को बोलेंगे। तो लिख लो बोल्ट के लिए, फॉर द बोल्ट द डायमीटर ऑफ द अनथ्रेडेड पोर्शन, फॉर द बोल्ट द डायमीटर ऑफ द अनथ्रेडेड पोर्शन, अनथ्रेडेड पोर्शन, है ना, अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ द शेंक इज कॉल्ड इट्स नॉमिनल डाया। Unthreaded portion is called its nominal dia. बात समझ में आ गई क्या? बोल्ट के अंदर जो प्लेन वाला जो पार्ट मैंने बनाया था, उस प्लेन वाले पार्ट की जो डायमीटर है, उस डायमीटर को क्या कहते हैं? नॉमिनल डायमीटर कहते हैं बोल्ट के केस में, अनथ्रेडेड वाले को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इफेक्टिव डायमीटर।
अगली जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म, ये पहली टर्म थी. नाउ वी विल सी व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर. इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर और द ग्रॉस डायमीटर. इफेक्टिव डायमीटर और द ग्रॉस डायमीटर. द इफेक्टिव डायमीटर और द ग्रॉस डायमीटर. सिंबल क्या है इसका? इसका सिंबल है डी डैश. इसके और भी नाम देख चुके हैं हम अभी तक. ग्रॉस डाया तो लिखवा दिया था मैंने पहले भी आपको. इसी को डायमीटर ऑफ होल भी कहते हैं, होल डाया. और इसी का दूसरा नाम ये रहा, साइज ऑफ द रिवेट. आफ्टर कर देना बस बिफोर की जगह. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ द रिवेट आफ्टर रिवेटिंग, है ना. तो इसके नाम क्या क्या हो गए? सारे नाम इसी के ही है. इफेक्टिव डाया कह दो, या फिर ग्रॉस डाया कह दो, या फिर होल डाया कह दो, या फिर साइज ऑफ द रिवेट आफ्टर रिवेटिंग कह दो. इसका मतलब, इन सभी का मतलब क्या है? डी डैश है. और डी डैश और डी में रिलेशन बताया था मैंने, एक बार रिकॉल करवाओ जरा. इन दोनों में रिलेशन क्या था? डी डैश जो था वो d प्लस 1.5 mm. कब तक? जब d लेस देन इक्वल टू 25 है, अप टू एंड इंक्लूडिंग, है ना. और इसी को एक्स्ट्रा लेते हैं, 2 mm एक्स्ट्रा लेते हैं. ये mm में चल रहा है पूरा, है ना. कब? जब d जो आपको साइज दिया है रिवेट का, अगर वो 25 mm से ज्यादा है. 25 mm होगा तो 1.5 एक्स्ट्रा करना. 25 mm से ज्यादा होगा तो उस टाइम पर आपको 2 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. ठीक है, नोट करो. इसी को क्लियरेंस भी कहते हैं. कि आपसे अगर पूछे कि अगर साइज ऑफ द रिवेट अगर आपके पास में 20 mm है, व्हाट इज द क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड फॉर द होल? 1.5 mm क्लियरेंस है. मतलब जो साइज है, एक्चुअल साइज, और जो क्लियर रहेगा उनके बीच में जो गैप है, जो क्लियरेंस है, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर साइज प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है? 1.5. इफ द रिवेट साइज इज 32 mm, देन व्हाट इज द क्लियरेंस? आंसर होगा 2. और रिवेट बोला उसने, तो रिवेट वाले कोड से चले गए. रिवेट वाला कोड ये है जो आईएस कोड 1984 के अंदर मेंशन है. बात समझ में आ गया? फिर दोबारा मेंशन नहीं किया जब नया कोड आया, क्योंकि पहले ही मेंशन कर चुके हैं रिवेट का सारा कोड. बात समझ में आ गई? सेम है. चलो नोट करो. द इफेक्टिव और द ग्रॉस डाया ऑफ द रिवेट, द इफेक्टिव और द ग्रॉस डाया ऑफ द रिवेट is equal to the dia of the holes. The effective or the gross dia of the rivet is equal to the dia of the holes it fills after riveting. The effective or the gross dia of the rivet is equal to the dia of the holes it fills after riveting. For the bolt, for the bolt, बोल्ट के लिए नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया सेम है, क्योंकि बोल्ट में हम हैमरिंग नहीं करते, उसकी डायमीटर चेंज नहीं होती है. एक बार जितनी पहले दी थी उतनी ही बाद में भी रहती है. बोल्ट के अंदर जो नॉमिनल डाया थी वो मैंने क्या बताई थी? बोल्ट के अंदर देखो, फिर से एक बोल्ट बनाता हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपके पास में नट है और यहाँ पर मेरा ये थ्रेडेड पोर्शन है. तो मैंने बोला था ये वाला जो पार्ट होता है, इसकी डाया को क्या कहते हैं? इसकी डाया को स्मॉल डी कहते हैं. यहाँ पर जो डाया मिलेगी, क्योंकि थ्रेडेड में मटेरियल को निकाल दिया है तो थोड़ी सी डायमीटर कम होती है यहाँ पे, है ना. यहाँ की डायमीटर को आपने नॉमिनल डाया बोला था. ये तो आपके हाथ में है बोल्ट और नट जब. ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर में इसको इंसर्ट करवा दोगे तो डायमीटर में चेंज आया क्या? नहीं आया ना. तो बोल्ट के लिए जो ग्रॉस डाया है वही आपकी नॉमिनल डाया भी है. होल की डायमीटर नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान देना. होल की डायमीटर तो डेफिनेटली ज्यादा होगी. ठीक है, अगर आप इसको बोल्ट को भी इंसर्ट करवाओगे डेफिनेटली होल की डायमीटर तो बड़ी होगी. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्रॉस डाया पूछे बोल्ट की तो कितनी है? यही है. नॉमिनल डाया पूछे यही है ना. होल डाया पूछे अलग है. क्लियरेंस आएगा एज पर द आईएस कोड, है ना. मैं बताऊंगा 1 mm 2 mm 3 mm इस तरीके से क्लियरेंस आएगा. जब एलएसएम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, है ना. नोट करो. For the bolt, the nominal dia is same as the gross dia. For the bolt, the nominal dia is same as the gross dia, but it is not equal to the whole dia, है ना. whole diameter के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना. But it is not equal to the whole dia. आपको याद है कि यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेशन बताई तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो एरिया होता है ना, यहाँ से अगर आप एरिया निकालोगे, जैसे आपने निकाला π/4 मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ द शैंक है. और यहाँ पर जब आप एरिया निकालते हो तो वो नेट एरिया कहलाता है इस जगह पर.
और वो कितना होता है एज पर द आईएस कोड 0.78 टाइम्स ऑफ एस होता है। मतलब आपको जो भी बोल्ट का डाया दे रखा हो π/4 d स्क्वायर करना मल्टीप्लाइड बाय 0.78 का फैक्टर लगा देना, ये फिक्स है आईएस कोड के हिसाब से, है ना। तो ये वाला जो एरिया होता है ये नेट एरिया कहलाता है। तो नोट कर लो एक और डेफिनेशन नेट एरिया, और फिगर ये वाला बना देना, है ना। एक और डेफिनेशन लिखो, तीसरी डेफिनेशन है नेट एरिया। तो व्हाट इज द नेट एरिया, क्या बोलोगे आप? नेट एरिया इज द एरिया ऑफ द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, है ना। द नेट एरिया ऑफ द बोल्ट इज द एरिया of the threaded portion of the bolt